साल 1947 का वो वक्त था जब पूरा हिंदुस्तान आजादी की दहलीज पर खड़ा था। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी अपने अंतिम चरण में थी। हर गली, हर मोहल्ले में आजादी के गीत गाए जा रहे थे। लेकिन किसी के दिल में यह आभास नहीं था कि यह आजादी अपने साथ एक ऐसा दर्द, एक ऐसा जख्म लेकर आएगी जो सदियों तक रिश्ता रहेगा। बंटवारा, एक ऐसा शब्द जो केवल भूगोल की लकीर नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों का टूटना, उजड़ना और बिखर जाना था। उस समय के हालात बेहद जटिल थे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने समाज को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई हर दिन और गहरी होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुल्क की मांग पर अड़े थे। वे मानते थे कि मुसलमानों को अपनी धार्मिक पहचान के साथ जीने के लिए एक अलग देश चाहिए, जबकि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल एक अखंड भारत के पक्षधर थे। धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। दंगे बढ़ने लगे। एक तरफ लाहौर की गलियां खून से रंग गई, तो दूसरी तरफ नोआखाली में सांप्रदायिक हिंसा ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया कि वे अब और रुकने वाले नहीं हैं। आखिरकार 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा हुई और भारत के विभाजन का फैसला कर लिया गया। यह फैसला जैसे ही सार्वजनिक हुआ, पूरा उपमहाद्वीप सुलग उठा। जिन इलाकों में हिंदू बहुलता थी, वे भारत में रहे और जिन इलाकों में मुस्लिम बहुलता थी, वे पाकिस्तान के हिस्से में गए। लेकिन यह निर्णय केवल नक्शे पर नहीं लिया गया था। यह फैसला लोगों के खून, आंसुओं और बर्बादी की स्याही से लिखा गया था। जैसे ही बंटवारे की लकीर खींची गई, इंसानियत का खून बहना शुरू हो गया। ट्रेनें जो कभी लोगों को उनके पहुंचाने के लिए चलती थीं, अब लाशों से भरी आने लगीं। एक ओर से हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की ओर भागने लगे और दूसरी ओर से मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने लगे। हर कदम पर दंगे, हर स्टेशन पर मौत, हर गली में लाशें। कहते हैं कि बंटवारे के दौरान लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए और करीब 10 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। न जाने कितनी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने बुजुर्गों की लाठियों के सहारे की जगह खामोश कब्रें बन गई। हर आंख में एक ही सवाल था, क्या यही आजादी है? क्या यही वो सपना था जिसके लिए भगत सिन्हा ने फांसी का फंदा चूमा था? क्या यही वो स्वराज था जिसकी खातिर गांधी जी ने अनगिनत बार उपवास किया था? इन त्रासदियों के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा। कोई हिंदू जो मुसलमान परिवार को अपने घर में छुपा रहा था, कोई मुस्लिम जो सिख बच्चों को दंगाइयों से बचा रहा था। इन कहानियों ने यह साबित किया कि मजहब के नाम पर लड़ने वाले लोग हमेशा कम होंगे और मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा ज्यादा। पर उस वक्त की राजनीति ने मोहब्बत की जगह नफरत को चुना। भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदें बन गई। पंजाब बंट गया, बंगाल बंट गया, दिल बंट गए, घर बंट गए। जो लोग सरहद पार कर पाए, वे भी अंदर से टूट चुके थे। जिनके पास कुछ नहीं बचा था, वे अपने पुराने घरों की याद में ही जिंदा रहे। पाकिस्तान में जाकर बसे मुहाजिरों के लिए भी सब कुछ नया था। नई जमीन, नया समाज, नई सरकार। और भारत में आने वाले शरणार्थियों के लिए भी हालात कम बदतर नहीं थे। उन्हें झुग्गियों में बसाया गया, अनाज के लिए कतारों में खड़ा किया गया, रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ा। इसके बाद के दशकों में दोनों देशों की पहचान अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ी। भारत ने लोकतंत्र को चुना, विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ा। पाकिस्तान में फौज ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। युद्ध, आतंकवाद, सीमा विवाद, ये सब दोनों देशों की नई हकीकत बन गया। 1947 के बाद 1965 का युद्ध हुआ, फिर 1971 का युद्ध और अंततः 1999 का कारगिल। हर युद्ध में दोनों तरफ के जवान मारे गए। हर बार दोनों मुल्कों के नेताओं ने शांति की बात की, लेकिन फिर कोई न कोई वजह बन गई जिसने विश्वास की डोर को तोड़ दिया। इतिहास में इन जख्मों को बार बार कुरेदा गया। स्कूलों की किताबों में दुश्मनी के बीज बोए गए। मीडिया ने हर युद्ध को सनसनीखेज बनाया। लेकिन हर बार जब आम लोग, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी, एक दूसरे से मिले, तो उन्होंने पाया कि नफरत केवल सियासत की देन है, दिलों में नहीं। आज भी जब कोई पाकिस्तान से दिल्ली आता है और पुराने शहर की गलियों में अपने बचपन की याद ढूंढता है, जब कोई भारत से लाहौर जाता है और पुराने रिश्तेदारों की कब्रें देखता है, तो इतिहास की चीखें सुनाई देती हैं। यह बंटवारा केवल मिट्टी का नहीं था। यह बंटवारा भाषा का, संस्कृति का, दिलों का और इतिहास का था। लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं होती।
कुछ लोग हमेशा मिलते रहे, बिछड़े हुए परिवारों ने एक दूसरे को ढूंढ निकाला। दोनों देशों के कवि, लेखक, संगीतकार हमेशा अमन के गीत गाते रहे। आशा और नाउमीदी के इस खेल में इंसानियत कभी कभी हारती रही, कभी कभी जीतती रही। लेकिन बंटवारे की वह रात आज भी हर दिल में जिंदा है। हर बार जब कोई दंगा होता है, जब कोई सीमा पर गोली चलती है, जब कोई आतंकी हमला होता है, तो वही 967 का जख्म फिर से हरा हो जाता है। और हर बार जब कोई दो लोग, एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी, आपस में हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, मिलते हैं, तो ये उम्मीद भी जिंदा होती है कि एक दिन सरहदें मिटेंगी और इंसानियत जीतेगी। जब बंटवारे की लकीर खिंच गई और लाखों लोग सरहदों के आर पार जा रहे थे, तब केवल सामान और शरीर ही नहीं बल्कि यादें भी अपने साथ ले जा रहे थे। वो यादें जो मिट्टी से जुड़ी थीं, मोहल्लों से जुड़ी थीं, त्योहारों, खुशबुओं और रिश्तों से जुड़ी थीं। लाहौर का बाशिंदा जो दिल्ली पहुंचा था, उसकी जुबान में अब भी वही लाहौर की मिठास थी। अमृतसर का मुसलमान जो कराची पहुंचा, उसके दिल में अब भी उसी धरती की महक थी। लेकिन नफरत की आग इतनी तेज थी कि उन यादों को कुचलकर राख करने की कोशिश की गई। हर काफिले में लाशें बढ़ती गई, दंगों की कहानियां हर तरफ फैल गई। औरतें अपने हाथों से अपने बच्चों की जान ले रही थी, ताकि कोई दरिंदा उनकी मासूमियत को छीन न ले। पिता अपनी बेटियों को कुओं में फेंक रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदगी से बदतर कुछ हो सकता है। इन दिनों में धर्म की आड़ में इंसानियत का कत्ल हुआ। किसी को नहीं बख्शा गया, ना बच्चे, ना बूढ़े, ना औरतें। लेकिन इसी गहरे अंधेरे के बीच कुछ रोशनी की किरणें भी फूटी। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पड़ोसियों को बचाया। किसी हिंदू ने अपने मुस्लिम दोस्त को छुपाया, किसी सिख ने मुसलमान परिवार को सीमा पार पहुंचाया। ये वो लोग थे जिनके दिल मजहब से नहीं, इंसानियत से धड़कते थे। अमृतसर के पास एक गांव में एक बूढ़ा मौलवी था जो हर रोज हिंदू और सिख बच्चों को पढ़ाता था। जब दंगे भड़के तो उसने उन बच्चों को अपने घर में छुपा लिया। बाहर खून की नदियां बह रही थी, लेकिन उसके घर में वो बच्चे मिलकर रोटियां बना रहे थे। वही रोटियां, वही मासूमियत, वही बची हुई इंसानियत। उधर लाहौर के अनारकली बाजार में एक हिंदू व्यापारी था। जब दंगाइयों ने उसकी दुकान जला दी, तो उसके मुसलमान दोस्तों ने मिलकर उसकी जान बचाई और अपने घर में शरण दी। ये कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये दिलों में जिंदा हैं। इसी बीच जब लोग पलायन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पुराने घरों को आखिरी बार देखा। किसी ने मिट्टी उठाकर अपनी पोटली में बांध ली, किसी ने अपने दरवाजे का ताला आखिरी बार छुआ। लोगों ने सोचा था कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा और वे वापस लौट आएंगे। लेकिन वे दिन कभी लौटे नहीं। जो लोग पाकिस्तान पहुंचे, उन्हें नया मुल्क मिला, लेकिन पुरानी जड़ें वहीं रह गईं, मुहाजिर कहलाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नए जीवन की शुरुआत हुई, लेकिन दिल में हिंदुस्तान की मिट्टी की महक अब भी बसती रही। उधर भारत में आए शरणार्थी दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में बसाए गए, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा उन गलियों की छवि बसी रही जो वे पीछे छोड़ आए थे। ये बंटवारा केवल भूगोल का नहीं था, ये बंटवारा आत्माओं का था। साल बीते गए, एनेक्साडे के जख्म धीरे धीरे भरने लगे, लेकिन उनके निशान नहीं मिटे। हर बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता, ये जख्म फिर से हरे हो जाते। 1948 में कश्मीर विवाद शुरू हुआ। पाकिस्तान ने कबायलियों के जरिए घाटी में घुसपैठ करवाई। भारत को अपनी सेना भेजनी पड़ी। पहला भारत पाक युद्ध लड़ा गया। नतीजा सीमा रेखा बनी, जिसे हम आज लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लेकिन न तो पाकिस्तान संतुष्ट हुआ, न ही भारत। इसके बाद माइंस इन फम्फीर और माइंस शीस के दशक में दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ती गई। म्यांसी पशज में एक और युद्ध हुआ। टैंकों की गड़गड़ाहट, फाइटर जेट्स की गर्ड्स, बमों की आवाज, ये सब कुछ फिर से दोहराया गया। लेकिन हर युद्ध के बाद दोनों देशों ने महसूस किया कि जीत चाहे किसी की भी हो, पर नुकसान हमेशा इंसानियत का होता है। माइंसार 70 में जब बांग्लादेश के गठन के लिए युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान का एक हिस्सा हमेशा के लिए उससे अलग हो गया। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी। लाखों लोग मारे गए, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और एक नया देश बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस युद्ध ने पाकिस्तान के भीतर की अस्थिरता को और गहरा किया। वहीं भारत ने यह साबित किया कि वह क्षेत्रीय शक्ति बन चुका है। इन युद्धों के बीच भी जब जब शांति की कोशिशें हुई, तब तब दोस्ती की कुछ किरणें उभरी। 1972 में शिमला समझौता हुआ, 1999 में लाहौर बस यात्रा।
पर हर बार आतंकवाद, दंगे और राजनीतिक हित इन कोशिशों को कुचलते रहे। 1999 में कारगिल युद्ध ने फिर से हजारों जानें ली। सैनिकों के शव ताबूतों में लौटे। लेकिन युद्ध के बीच भी ऐसी घटनाएं हुई जब दुश्मन सैनिकों ने एक दूसरे के शवों को सम्मान के साथ लौटाया। यही वो मानवीयता थी जो दुश्मनी के बीच भी चमक उठती थी। इधर आतंकवाद ने दोनों देशों के रिश्तों में जहर घोलना शुरू किया। 2001 में संसद हमला, 2008 में मुंबई हमला, हर बार ये घटनाएं दोनों मुल्कों को युद्ध के करीब ले आईं। लेकिन हर बार आम जनता, कलाकारों, लेखकों और युवाओं ने दोस्ती की आवाज उठाई। आज सोशल मीडिया का युग है। भारत और पाकिस्तान के लोग अब एक दूसरे से डिजिटल दुनिया में जुड़े हैं। पाकिस्तानी संगीत, ड्रामे, खाना भारत में पसंद किया जाता है। भारतीय फिल्में, गाने, क्रिकेट पाकिस्तान में देखे जाते हैं। लेकिन साथ ही डिजिटल नफरत भी फैलाई जाती है। हर छोटी घटना को हवा दी जाती है और लोग बनते जाते हैं। इन सब के बीच एक नई पीढ़ी उभर रही है जो पूछती है कि आखिर कब तक हम पुरानी दुश्मनी को डोते रहेंगे? कब तक हम अपने बच्चों को नफरत की कहानियां सुनाएंगे? कब तक हम युद्ध की आग में झुलसते रहेंगे? वे युवा जो एक दूसरे की शायरी, संगीत, फिल्मों और खेल को पसंद करते हैं, वे इस दीवार को गिराने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सच यही है, बंटवारे ने दो देश बनाए, लेकिन दिलों की दूरी इंसानों ने बढ़ाई। और अगर इंसान चाहे तो यही दिलों की दूरी मिटाई भी जा सकती है। बंटवारे के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा, वह था पहचान का सवाल। जो लोग भारत में रह गए वे किस रूप में जिए, और जो पाकिस्तान चले गए वे किस तरह से खुद को स्थापित करें। धर्म के आधार पर विभाजन ने हर इंसान को मजबूर कर दिया था कि वह अपने मजहब की दीवारों में कैद हो जाए। भारत में रहने वाले मुसलमानों के सामने भी एक नई चुनौती थी। वे भारत के नागरिक बने रहे, लेकिन उन्हें हमेशा शक की नजरों से देखा गया। कई जगहों पर उनके साथ भेदभाव किया गया। लेकिन इसी के साथ लाखों मुसलमानों ने भारत की राजनीति, खेल, कला, साहित्य और विज्ञान में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक भारत के राष्ट्रपति बने। दिलीप कुमार, शाहरुख खान, रहमान जैसे कलाकार पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने लगे। इधर पाकिस्तान में भी जो हिंदू, सिख, ईसाई बचे, वे लगातार असुरक्षा में जीते रहे। धीरे धीरे पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या घटती चली गई। मंदिर उजाड़े गए, गुरुद्वारे वीरान हो गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने इन समुदायों की रक्षा की, उन्हें अपनाया। 1950 और 60 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की कोशिशें भी हुई। 1955 में कराची समझौता, 1960 में सिंधु जल संधि। इनके जरिए दोनों मुल्कों ने यह दिखाया कि बातचीत के जरिए भी समाधान संभव है। लेकिन हर बार जैसे ही बातचीत होती, कोई ना कोई घटना उसे पटरी से उतार देती। लियांग का युद्ध एक बार फिर सब कुछ पीछे धकेल गया। सीमा पर खून बहता रहा, लेकिन युद्ध खत्म होते ही ताशकंद समझौता हुआ। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही मृत्यु हो गई, जिसने इस युद्ध की करुणा को और भी बढ़ा दिया। इसके बाद दिन्यासबियान का युद्ध दोनों देशों के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया। बांग्लादेश के निर्माण ने पाकिस्तान के घावों को इतना गहरा कर दिया कि वह आज भी पूरी तरह से नहीं भर सके। लेकिन इसके समानांतर भारत और पाकिस्तान के बीच मानवीय रिश्ते भी पनपते रहे। खेल, कला, संगीत, इन सब ने एक अदृश्य पुल बनाने की कोशिश की। क्रिकेट ने दोनों मुल्कों को जोड़ने और तोड़ने दोनों का काम किया। हर बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच होता तो पूरा उपमहाद्वीप जैसे थम जाता। हार और जीत से ज्यादा उस मैच में लोग अपनी पहचान जोड़ लेते। लेकिन जब मैच के बाद खिलाड़ियों ने गले मिलकर दोस्ती दिखाई, तब एक नई उम्मीद भी जगी। साहित्य और संगीत में भी ये भावनाएं परिलक्षित होती रहीं। फैज अहमद फैज, गुलजार, अमृता प्रीतम, वसीम बरेलवी, राहत इंदौरी, इन सभी ने अपनी रचनाओं में उस दर्द को उकेरा जो बंटवारे ने दिया था। उधर मेहदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली जैसे पाकिस्तानी गायकों को भारत में सिर आंखों पर बिठाया गया। वहीं भारत की फिल्में, संगीत पाकिस्तान में हर दिल पर राज करने लगे। लेकिन इस सांस्कृतिक समीकरण के बावजूद राजनीति हमेशा अविश्वास की दीवारें खड़ी करती रही। 1992 में बाबरी मस्जिद का गिरना एक ऐसा हादसा था जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के समाज में भी हलचल मचा दी। दोनों तरफ सांप्रदायिकता की लपटें और तेज हो गईं। हैंज आज में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और पाकिस्तान ने उसके जवाब में चागाई में परीक्षण किए, तब पूरी दुनिया दहशत में आ गई। दोनों मुल्कों के पास अब एटम बम था और कोई भी दुनिया को तीसरे विश्व की ओर ले जा सकता था। लेकिन फिर भी कुछ कोशिशें हुई।
माइंड 90s में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा की। वह एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंचे और वहां के आम लोगों ने भी उन्हें दिल से स्वागत दिया। लेकिन इस यात्रा के कुछ ही महीनों बाद कारगिल युद्ध छिड़ गया। फिर से खून बहा, फिर से लाशें गिरी। इसी दौरान आतंकवाद एक नई चुनौती बनकर उभरा। 2008 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमले। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच भरोसे की जो भी कड़ी बची थी, उसे तोड़ दिया। हर बार जब कोई आतंकी हमला होता, भारत के दिल में जख्म गहराते और पाकिस्तान में आम लोगों को भी शर्मिंदगी और डर के बीच जीना पड़ता। लेकिन इस सब के बावजूद दोनों देशों के आम लोग, कलाकार, खिलाड़ी, व्यापारी बार बार दोस्ती की कोशिश करते रहे। 2000 के दशक में जब तकनीक और इंटरनेट आया, तब पहली बार आम भारतीय और पाकिस्तानी युवाओं के बीच सीधा संवाद संभव हुआ। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के जरिए दोनों देशों के लोग एक दूसरे के बारे में जानने लगे, बात करने लगे, दोस्तियां करने लगे। ये वही वक्त था जब कुछ भारतीय यूट्यूबर्स पाकिस्तान घूमने गए और पाकिस्तानी लोग भारत घूमने आए। इन वीडियो में दिखा कि दुश्मनी केवल राजनीतिक है, आम आदमी के दिलों में मोहब्बत जिंदा है। पाकिस्तानी बाजारों में भारतीय फिल्मों के पोस्टर, भारतीय घरों में पाकिस्तानी कव्वालियों की गूंज, ये सब उस अदृश्य सेतु का हिस्सा है जो बार बार टूटने के बावजूद हर बार जुड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यह भी सच है कि दोनों देशों में अब भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इस दोस्ती को नहीं देखना चाहती। वे कट्टरता, झूठे प्रचार, अफवाहों के जरिए दोनों मुल्कों के लोगों के बीच नफरत को बढ़ावा देती है। लेकिन समय बदल रहा है। नई पीढ़ी सवाल कर रही है। नई पीढ़ी इतिहास को नए नजरिए से देख रही है। वे जान रहे हैं कि बंटवारे के जख्म गहरे हैं, लेकिन भविष्य उनके हाथ में है। जब बंटवारे के जख्म गहरे होते जा रहे थे और दोनों मुल्कों के रिश्ते बार बार युद्ध, आतंकवाद और अविश्वास की भेंट चढ़ते रहे, तब भी इंसानियत की लौ कभी पूरी तरह बुझी नहीं। हर बार जब नफरत की आग भड़कती, कहीं न कहीं से मोहब्बत की ठंडी हवा भी बहने लगती। ये दोनों देशों की मिट्टी में रची बसी तहजीब की गहराई थी, जिसने हर बार इंसानियत को बचाए रखा। बंटवारे के कुछ साल बाद ही पाकिस्तान के भीतर भी अंदरूनी तनाव शुरू हो गए। वहां की राजनीति बार बार फौज के हाथों में चली जाती। पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी स्थिर नहीं हो पाया। वहीं भारत ने संविधान को अपनाया और लोकतंत्र के पथ पर लगातार आगे बढ़ता गया। भारत में जहां जात-पात, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक विषमताओं के बावजूद लोकतंत्र ने जड़ें जमाई, वहीं पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें, धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद ने समाज को भीतर से तोड़ दिया। लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना रहा जिसे सिर्फ दिल समझ सकते हैं। हर बार जब लाहौर में बारिश होती है, तो दिल्ली के दिल में भी वही खुशबू उठती है। हर बार जब दिल्ली के बाजारों में दिवाली की रौनक होती है, तो कराची के बाजारों में भी उसी रौनक की यादें चमक उठती हैं। ये इतिहास का अजीब खेल है कि दोनों देश एक दूसरे के इतने करीब होकर भी इतने दूर हैं। 1978 के युद्ध के बाद जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब पाकिस्तान के अंदर गहरे अवसाद और आक्रोश ने जन्म लिया। इस जख्म ने पाकिस्तान की फौज को और ज्यादा मजबूत कर दिया। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। मदरसों का जाल बिछाया गया, जिहाद के नाम पर युवाओं को भटकाया गया। इधर भारत में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुईं जिन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। 1982 के सिख दंगे, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस, 2002 में गुजरात दंगे, ये सब घटनाएं भारत के सेक्युलर ताने बाने पर सवाल उठाती रहीं। लेकिन हर बार आम लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा। 1999 की लाहौर बस यात्रा इस इंसानियत की मिसाल थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंचे, तो लोगों की आंखों में उम्मीद थी। यही वो वक्त था जब दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू हुई, रिश्ते सामान्य होने लगे। लेकिन इसी के साथ कारगिल युद्ध ने फिर सब बर्बाद कर दिया। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जवानों ने अपनी जान दी, लेकिन उन्हीं बर्फीली चोटियों पर दोनों तरफ के सैनिकों ने एक दूसरे की लाशों को सम्मान के साथ वापस लौटाया। ये वो पल थे जब दुश्मनी के बीच भी इंसानियत चमकी। फिर आया 2008 का साल, जब भारतीय संसद पर हमला हुआ। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। सेना सीमाओं पर तैनात हो गई। युद्ध के कगार पर पहुंचे दोनों देश, लेकिन फिर बातचीत और कूटनीति के जरिए टल गया टकराव।
लेकिन सबसे गहरी चोट लगी 2008 में, जब मुंबई हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। डेथ आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से आकर मुंबई को लहूलुहान कर दिया। ताज होटल, ओबेरॉय होटल, रेलवे स्टेशन, कैफे, हर जगह लाशें बिछ गई। इस हमले ने दोनों देशों के बीच की जो भी थोड़ी बहुत दोस्ती बची थी, उसे भी तोड़ दिया। भारत के लोगों के दिलों में गुस्सा था और पाकिस्तान में आम लोग शर्मसार थे। लेकिन फिर भी दोनों मुल्कों के आम इंसान हमेशा यही कहते रहे कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। इन घटनाओं के बीच हर बार खेल, संगीत, साहित्य एक पुल का काम करते रहे। क्रिकेट में जब जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता, वह एक त्योहार की तरह मनाया जाता। वीरेंद्र सहवाग, शाहिद अफरीदी, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, इन खिलाड़ियों के खेल ने दोनों मुल्कों के लोगों के दिलों में इज्जत और मोहब्बत की जगह बनाई। पाकिस्तानी गजलें, कव्वालियां, भारतीय फिल्में, गीत, इन सब ने दिलों को जोड़े रखा। फिर आया सोशल मीडिया का दौर। अब भारत और पाकिस्तान के लोग पहली बार खुलकर एक दूसरे से जुड़ने लगे। वीडियोज, ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन प्लेटफॉर्म्स ने दोनों मुल्कों के युवाओं के बीच एक नया रिश्ता बना दिया। अब वे एक दूसरे की जिंदगी, खान पान, संगीत, संस्कृति को जानने लगे। इसी के साथ कुछ आवाजें शांति और अमन की पैरवी करने लगीं। करण ठक्कर, इरफान जुनेजो, ट्रैवल व्लॉगर्स, पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर्स, भारतीय रिएक्शन चैनल्स, इन सब ने एक दूसरे की अच्छाइयों को दिखाना शुरू किया। इस दौर में जब कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए कहता है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, या कोई भारतीय व्लॉगर लाहौर के खाने की तारीफ करता है, तो ये बंटवारे के जख्मों पर एक हल्की सी मरहम की तरह काम करता है। युवाओं के दिलों में एक नया सवाल जन्म ले चुका है। आखिर हम क्यों लड़ते हैं? आखिर हमारी दुश्मनी कब तक चलेगी? इस सवाल का जवाब इतिहास नहीं देगा, ये जवाब नई पीढ़ी देगी। और यही उम्मीद इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। जख्मों के बावजूद दिलों में मोहब्बत की रोशनी अब भी जल रही है। यह कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, ये जारी रहेगी।